सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, गणित की शिक्षण विधियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले गणित का पहला वीडियो डाला जा चुका था जिसमें हमने गणित शब्द का अर्थ, गणित की परिभाषाएं, गणित का महत्व, गणित के लाभ, गणित का इतिहास इत्यादि बातों के बारे में पढ़ा था। आज इस दूसरे वीडियो में हम लेने जा रहे हैं तार्किक गणित क्या है, गणित की तर्क शक्ति क्या है या तार्किक गणित क्या होता है, उससे संबंधित प्रश्न कैसे हो सकते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तर्क क्या है, तर्क किसे कहते हैं। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए हम अपने पिछले अनुभवों को देखते हैं। पिछले अनुभवों को आधार बना करके जब हम उस समस्या के समाधान के बारे में अनेक प्रकार के विचारों पर विचार करते हैं, अनेक प्रकार से चिंतन करते हैं, तो वो चिंतन ही एक तरह से तर्क कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि जब भी अपने मन में भिन्न भिन्न प्रकार के मत उत्पन्न होते हैं और उन मतों में से किसी एक मत के द्वारा अपनी समस्या का समाधान होता है, वही तर्क शक्ति है। इस तर्क शक्ति के गणित में दो प्रकार माने जाते हैं। एक आगमन तर्क के नाम से जाना जाता है तो दूसरा निगमन तर्क के नाम से जाना जाता है। आगमन तर्क और निगमन तर्क, इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, आगमन का मतलब है कि जब हमारा स्वयं का कोई विचार मन में उत्पन्न होता है और स्वयं के विचारों के आधार पर हम किसी सिद्धांत की स्थापना करते हैं या स्वयं के विचारों के आधार पर समस्या का समाधान करते हैं, तब तो वह आगमन तर्क के नाम से जाना जाता है। और निगमन तर्क क्या है कि पहले किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सिद्धांत स्थापित कर दिया गया था, किसी व्यक्ति ने समस्या समाधान का कोई उपाय बताया था और उसी उपाय के आधार पर ही हम अपनी समस्या का समाधान करते हैं, तब उसे निगमन तर्क के नाम से जाना जाता है। तो ये आगमन तर्क, निगमन तर्क क्या है, तार्किक गणित क्या होती है, इन सब के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तर्क होता क्या है, किसे तर्क या तर्क शक्ति कहते हैं। तो देखिए, किसी भी मत या विचार को लेकर भिन्न भिन्न मत या तर्क लगाना ही तर्क शक्ति कहलाती है। किसी भी मत को, विचार को लेते हैं और उसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार से विचार किया जाता है, उसी को हम तर्क या तर्क शक्ति कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो तर्क युक्ति संगत एवं नियमित चिंतन का ही एक रूप है। हम नियमित रूप से चिंतन करते हैं और वो चिंतन यदि सही प्रकार से उपयुक्त तरीके से होता है तब उसे हम तर्क कहते हैं। तो तर्क युक्ति संगत एवं नियमित चिंतन का ही एक रूप है जिसकी सामग्री भूतकालीन पुनः स्मरण किए गए अनुभव हैं। यानी भूतकाल में पिछले जो समय बीत चुका है उसमें हमने कोई कार्य किया था, उस कार्य को या भूतकाल की गतिविधियों को हम पुनः स्मरण करते हैं, पुनः याद करते हैं और उनके आधार पर कोई नया चिंतन होता है, तब उसे तर्क शक्ति के नाम से जाना जाता है। फिर व्यक्ति में तर्क की शक्ति कब उत्पन्न होती है। तो देखिए, व्यक्ति के मस्तिष्क में तर्क तब उत्पन्न होता है जब उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। कोई भी काम होता है तो समस्या उत्पन्न होने पर ही होता है। जब तक हमारे सामने कोई समस्या नहीं आती है हम किसी भी चीज़ पर विचार नहीं करते हैं। लेकिन जब समस्या सामने आ जाती है तब उस समस्या से छुटकारा कैसे पाएं, इसके लिए हमारा मस्तिष्क विचार करने लग जाता है। तो मस्तिष्क में तर्क की शक्ति कब उत्पन्न होगी, वो है समस्या का सामना करने पर। व्यक्ति के मस्तिष्क में तर्क तब उत्पन्न होता है जब उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तर्क शक्ति व्यक्ति की एक निश्चित एवं क्रमबद्ध सोच है जो समस्याओं का समाधान करती है।
जब समस्या अपने सामने उत्पन्न हो जाती है तब उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम विभिन्न प्रकार से अपने मन में सोचने लग जाते हैं, विचार करने लग जाते हैं। वो विचार एक निश्चित रूप में, निश्चित क्रम के अनुसार मन में आते रहते हैं और उन्हीं के द्वारा समस्या का समाधान होता रहता है। तो तर्क शक्ति व्यक्ति की एक निश्चित एवं क्रमबद्ध सोच है जो समस्याओं का समाधान करती है तथा जिनके माध्यम से हम उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जो सूचनाएं अपने पास में हैं उन पर विचार करके हम एक अंतिम या निश्चित निष्कर्ष पर अंत में पहुंच जाते हैं। शब्दकोश में तर्क के बारे में क्या लिखा हुआ है? तो शब्दकोश के अनुसार तर्क के निम्नलिखित अर्थ ग्रहण किए गए हैं। कौन से अर्थ हैं? एक तो जानने या समझाने हेतु किया जाने वाला यत्न, हम स्वयं जानने का प्रयास करते हैं या दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो खुद जानने के लिए अथवा दूसरों को समझाने के लिए जो कोई भी यत्न किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है, वही तर्क है। दूसरा अर्थ लिखा हुआ है सुविचारित बात या दलील, कोई भी विचार, कोई भी बात है जिसको अच्छी तरीके से मन में सोचा गया है, विचार किया गया है, दलीलों के आधार पर जिसका चिंतन किया गया है, वही तर्क है। ये शब्दकोश में इसके दो अर्थ लिखे गए हैं। फिर कहते हैं तर्क कार्य कारण में संबंध स्थापित करके हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने या किसी समस्या का समाधान करने में सहायता देता है। समस्या उत्पन्न हो गई है, उस समस्या का समाधान करने के लिए मस्तिष्क विचार करने लग जाता है। कार्य और कारण दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है। पहले समस्या का कारण बना, कोई भी समस्या उत्पन्न हुई, फिर उसका समाधान क्या हो, इस कार्य और कारण के बीच में संबंध स्थापित करते हैं और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचकर समस्या का समाधान करते हैं। वो तर्क एक तरह से तर्क के द्वारा ही संभव होता है। तो तर्क की उपयोगिता क्या है कि तर्क हमें समस्या समाधान या अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता करते हैं। इस तर्क की अलग अलग परिभाषाएं भी विद्वानों के द्वारा दी गई है। क्या परिभाषाएं प्राप्त होती हैं? सबसे पहले मन नामक एक विद्वान हुए हैं, इन्होंने तर्क के बारे में क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप प्रदान करता है जिसको केवल पिछड़े समाधानों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता। तर्क क्या है कि कोई भी समस्या उत्पन्न हुई, उस समस्या को हल करने के लिए हम अपने पिछले अनुभवों को आधार बना करके विचार शुरू करते हैं। पिछले अनुभव में हमने देखा कि जो अपने पिछड़े अनुभव हैं या जिनसे हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, उनको छोड़ करके कुछ नए समाधान हम खोजते हैं, वही तर्क है। तो पिछले अनुभवों को सम्मिलित करते हुए नवीनता के साथ में जब हम किसी भी समस्या पर विचार करते हैं, वही तर्क है। स्किनर ने क्या लिखा है? स्किनर के अनुसार तर्क क्या है? तो तर्क शब्द का प्रयोग कारण और प्रभाव के संबंधों की मानसिक स्वीकृति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तर्क शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो कारण और प्रभाव, इनके संबंधों की मानसिक स्वीकृति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह किसी अवलोकित कारण से एक घटना की भविष्यवाणी या किसी अवलोकित घटना के किसी कारण का अनुमान हो सकती है। अवलोकित यानी देखा हुआ, जो भी हमने कोई कारण देखा है, किसी घटना को देखा है, तो उस देखे हुए कारण से या घटना को भविष्य में हम कैसे उसका सामना कर सकते हैं, कैसे उसका समाधान कर सकते हैं, वही तर्क है। उस पर विचार करना ही तर्क है। गेट्स और उसके कुछ साथियों ने लिखा है, क्या लिखा है? गेट्स व अन्य साथियों के अनुसार तर्क फलदायक चिंतन है जिससे किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नई विधियों से पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। कि ऐसा फल प्रदान करने वाला चिंतन जिसमें किसी समस्या का हम समाधान खोजते हैं, समाधान खोजने के लिए पहले अपने अनुभव हैं उनको शामिल करते हैं और पहले के अनुभवों के साथ में नई विधियों को, नए अनुभवों को भी हम साथ में जोड़ते हैं और फिर समस्या का समाधान प्राप्त कर लेते हैं, वही तर्क है। ये अलग अलग विद्वानों की परिभाषाएं हैं। निष्कर्ष इतना ही है कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए हमारा मन विचार करने लग जाता है। विचार करते समय
पूर्व अनुभवों को पहले वो देखता है कि पहले ऐसी समस्या का क्या समाधान किया गया था। अपने खुद के सामने समस्या आई तो हमने क्या उपाय किया, या दूसरे के सामने वही समस्या आई तो उस व्यक्ति ने उसको कैसे दूर किया, इनके बारे में सोचने लग जाता है। और फिर अपने तरीके से भी कुछ नवीन विधियों का प्रयोग, नवीन तरीकों का प्रयोग उस समस्या समाधान के लिए मन विचार करने लग जाता है। इसी प्रकार की जो विचारों की उधेड़ बुन है, जिसमें हम सोचते रहते हैं कि ऐसा करेंगे तो इस प्रकार का फल मिलेगा, ऐसा करने पर ऐसा हो सकता है, यही तर्क शक्ति है, इसी को हम तर्क कह देते हैं। अब ये तर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो तर्क के प्रकार कितने हैं? तर्क प्रमुखतः दो प्रकार के माने जाते हैं। तर्क कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, आगमन तर्क और दूसरा निगमन तर्क। तर्क दो प्रकार के हैं, एक आगमन और दूसरा निगमन। अभी पहले बताया था, खुद का मन में कोई विचार उत्पन्न हुआ और खुद के विचार के आधार पर समस्या का समाधान हो गया तो वह तो आगमन तर्क है। और दूसरे ने किसी समस्या का समाधान किया था और वही तरीका हमने भी अपना लिया तो वो निगमन तर्क के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए, आगमन और निगमन क्या है? आगमन है, इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों या विचारों के द्वारा किसी समस्या, किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। खुद के अनुभव, खुद के विचारों के आधार पर व्यक्ति खुद किसी नियम या सिद्धांत की स्थापना करता है तथा उसके आधार पर ही समस्या का समाधान करता है। यही आगमन तर्क है। और निगमन तर्क क्या है? इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करता है। इस विधि से क्या होगा? इस विधि से सत्य के परीक्षण में एक पूर्व स्वीकृत सामान्य सिद्धांत को स्वीकार कर उसे नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। तो दोनों तर्कों में यही अंतर हो गया। खुद के विचारों के आधार पर समस्या का समाधान करना आगमन तर्क है और किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों के आधार पर समस्या का समाधान करना निगमन तर्क कहलाता है। इसी तर्क को आधार बनाकर के रचना होती है तार्किक गणित की। तो तार्किक गणित क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है तार्किक गणित? तो देखिए, तर्कशास्त्र गणित का एक मानक न होकर उसका एक जनक है। तर्कशास्त्र गणित का मानक रूप नहीं है, अपितु हम ये कह सकते हैं कि वो गणित का जनक भी माना जा सकता है। तर्कशास्त्र से ही गणित शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तार्किक गणित क्या है? तार्किक गणित का तात्पर्य है चिंतन करने की शक्ति। चिंतन करने की शक्ति ही तार्किक गणित कहलाती है। क्या है ऐसी शक्ति? कि जिसमें तार्किक सोच का विकास होता है, व्यक्ति का मस्तिष्क क्रियाशील होता है तथा जिसके माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाता है, वही तार्किक गणित है। तार्किक गणित किसको कह सकते हैं? कि चिंतन करने की एक ऐसी शक्ति जिसमें तार्किक सोच का ही विकास होता है, व्यक्ति का मस्तिष्क हमेशा क्रियाशील बना रहता है तथा जिसके माध्यम से हम समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं, वही तार्किक गणित है। फिर तार्किक गणित के द्वारा बालकों में निरीक्षण शक्ति, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, अनुसंधान करने की शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता, आत्मचिंतन, आत्मनिर्भरता, विचार शक्ति, कठिन परिश्रम करने की आदत इत्यादि सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करती है या अवसर प्राप्त होता है। तार्किक गणित से हमें क्या लाभ होते हैं? तो ये कई प्रकार के लाभ बताए गए हैं कि इससे निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, तार्किक गणित से तर्क शक्ति का भी विकास होता है, नई नई खोज करने की शक्ति हमें प्राप्त होती है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हम मौलिक चिंतन करते हैं, मौलिकता का विकास होता है, खुद चिंतन करेंगे तो आत्मिक चिंतन, आत्मचिंतन का विकास होगा, हम आत्मनिर्भर होना सीख जाते हैं और कठिन परिश्रम करने की आदत भी हमारे में विकसित होती है। ये तार्किक गणित के कई लाभ हमें प्राप्त होते हैं। एक यूनानी दार्शनिक हुए हैं प्लेटो, उन्होंने क्या लिखा है? तो प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने स्वरचित, इनकी पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। इस द रिपब्लिक पुस्तक में गणित के तार्किक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, क्या लिखा है? कि गणित एक ऐसा विषय है
जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा सुषुप्त आत्मा में चेतना व जागरूकता उत्पन्न करता है। ऐसा विषय जो हमारी मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है या विकसित करता है और हमारी सोई हुई आत्मा है उसको जागृत करने का कार्य भी करता है, हमें कुछ नया करने की प्रेरणा देता है, वही तार्किक गणित कहलाता है। ऐसा किसने लिखा? प्लेटो ने लिखा। किस पुस्तक में लिखा? द रिपब्लिक पुस्तक में लिखा गया है। अब ये जो परिभाषाएं या तर्क अपने सामने आए, इन सबको आधार बना करके हम तार्किक गणित की कुछ विशेषताओं का निर्धारण कर सकते हैं। तो तार्किक गणित की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, तार्किक गणित परिणामों की प्रतिपुष्टि व सत्यापन करता है। कोई भी परिणाम हमें प्राप्त करना है, वो परिणाम सही है या नहीं है, इसकी प्रतिपुष्टि या सत्यापन का कार्य तार्किक गणित के द्वारा संभव होता है। तार्किक गणित में शुद्धता से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कोई भी समस्या है, उस समस्या का अंतिम समाधान है वो तार्किक गणित के द्वारा प्राप्त होता है। तो शुद्धता पूर्वक निष्कर्ष निकालने की शक्ति है तार्किक गणित। तार्किक गणित में सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। हम पहले सरल उपाय से शुरू करते हैं और सरल उपाय का प्रयोग करते हुए धीरे धीरे कठिनता की ओर बढ़ते हैं। तो ये सरल से कठिन की ओर सूत्र पर आधारित विधि है या तार्किक गणित है। फिर तार्किक गणित अभ्यास पर बल देता है। जब भी हम समस्याओं का समाधान करते हैं तो एक ही बार में समस्या का समाधान नहीं होता। एक समस्या कोई समाधान है वो असफल हो जाता है तो दूसरा समाधान खोजते हैं। इस तरीके से अभ्यास के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अभ्यास पर बल देने की शक्ति है। तार्किक गणित में परिणामों की निश्चितता होती है। परिणाम हमेशा अंत में क्या होगा, हमें समस्या का समाधान करना है कि ये परिणाम हमें अंत में प्राप्त करना है, तो इसमें परिणामों की निश्चितता होती है। तार्किक गणित में समस्याओं का एक निश्चित उत्तर होता है कि ये समस्या है और इस समस्या का हमें ये समाधान प्राप्त करना है, तो समस्याओं का निश्चित उत्तर भी होता है। तार्किक गणित दैनिक जीवन की यथार्थता से समानता एवं निश्चित रूप में चिंतन, स्पष्टता एवं यथार्थता पर बल देता है कि जीवन में यथार्थता, समानता, निश्चितता, स्पष्टता इत्यादि तत्वों पर बल देने की शक्ति है तार्किक गणित। तार्किक गणित में मौलिकता में अध्ययन करने पर एवं चिंतन करने पर बल दिया जाता है कि व्यक्ति खुद के विचारों के आधार पर समस्या के समाधानों को खोजता है, तो मौलिक विचारों के द्वारा वह आगे बढ़ता है। तो मौलिकता में अध्ययन करने एवं खुद के आधार पर चिंतन करने की शक्ति इससे प्राप्त होती है, उस पर बल दिया जाता है। तार्किक गणित में भाषा की संक्षिप्तता होती है। इसमें जो भी चिन्ह आदि होते हैं वो बहुत ही संक्षिप्तता के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो ये भाषा को संक्षिप्त रूप प्रदान करने की शक्ति भी है। तो तार्किक गणित में अधिक लंबी भाषा का प्रयोग नहीं करके संक्षिप्त सूत्रों आदि का प्रयोग किया जाता है। और तार्किक गणित में सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, संकेतों के द्वारा कि ये जोड़ है, ये बाकी है, ये गुणा है, ये भाग है। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, संकेतों के द्वारा ही, गणित की संक्षिप्त भाषा के द्वारा ही समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। फिर अंत में आते हैं कि तार्किक गणित या तर्क शक्ति को प्रकट करने के लिए कितने चरणों से गुजरना पड़ता है। तार्किक गणित के प्रमुख सोपान, पद या चरण कौन कौन से माने जाते हैं। तो जॉन ड्यूवी ने इसके बारे में लिखा है। जॉन ड्यूवी के अनुसार तर्क शक्ति के प्रमुखतः 5 सोपान माने गए हैं। तर्क शक्ति या तार्किक गणित के कितने सोपान हैं? 5 सोपान माने गए हैं। वो 5 सोपान कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला सोपान है, अपन तर्क कब शुरू करते हैं? जब समस्या सामने आती है। तो पहला चरण है समस्या की उपस्थिति। पहले अपने सामने समस्या उत्पन्न होगी तभी चिंतन या तर्क शुरू होता है। तो पहला चरण इसका होगा समस्या की प्राप्ति होना, समस्या की उपस्थिति। दूसरा है समस्या के बारे में जानकारी।
अब जो समस्या उत्पन्न होगी वो समस्या अपने विचार में आती है कि ये क्या समस्या हुई, किस कारण से हुआ। जैसे अपन गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते अचानक गाड़ी रुक जाती है, चलना बंद कर देती है। अब ये कैसे हुआ, तो गाड़ी का बंद होना समस्या की उपस्थिति होगी। फिर हम सोचते हैं कि ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई है, क्या अपन कैसे स्टार्ट करते थे, या इसको अपन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो समस्या की पूरी जानकारी मस्तिष्क में पहुंचती है। अब उसके बाद में समस्या के समाधान के उपाय, गाड़ी बंद हो गई तो अब ये गाड़ी कैसे शुरू हो सकती है, क्या इसमें पेट्रोल खत्म हो गया, क्या इसमें इंजन में कोई खराबी आ गई, या अन्य कोई कारण हो गया, ऐसे कई प्रकार के उपाय हैं वो मन में शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद में हम उन उपायों में से किन्हीं निश्चित उपायों का चयन करते हैं कि शायद इस तरीके से इस समस्या का समाधान हो सकता है, तो उपायों का चयन करके समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं। और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है उस सर्वश्रेष्ठ उपाय का प्रयोग करके उस समस्या का समाधान कर दिया जाता है। तो तर्क के कितने सोपान या चरण हैं, 5 सोपान माने जाते हैं। पहला, समस्या की उपस्थिति होना, फिर समस्या के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होना, पूरी जानकारी होना कि समस्या वास्तविक क्या है, वह समस्या का वास्तविक कारण क्या है। फिर उस समस्या के समाधान के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, अनेक प्रकार के उपाय मन में आते हैं। उन उपायों में से हम एक या 2 निश्चित उपायों का चयन करते हैं कि इन उपायों के द्वारा इस समस्या को दूर किया जा सकता है। और फिर जो सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है उस सर्वश्रेष्ठ उपाय का प्रयोग करके समस्या का समाधान कर दिया जाता है। यही इसके 5 सोपान या चरण माने जाते हैं। तो यही है अपना तार्किक गणित या तर्क शक्ति गणित में कैसे काम में ली जाती है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ गणित की और विज्ञान की शिक्षण विधियों को पढ़ने के लिए। अगला वीडियो जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होगा। सभी को धन्यवाद।